दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो हर तरह का जो स्ट्रक्चर है वो आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वे ऑफ टेलिंग ट्रुथ। क्या मतलब हुआ? वे का मतलब होता है रास्ता या फिर तरीका, और टेल का मतलब बोलना, और ट्रुथ मतलब सच। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और यहाँ पर जो वे है इसका मतलब है तरीका। द वे ऑफ टेलिंग ट्रुथ मतलब कि सच बोलने का तरीका। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आ रिच मर्चेंट वॉज आ हार्ट पेशेंट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा कोई भी वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर आप वाक्य बनाते हैं। इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? आ रिच, रिच मतलब अमीर, मर्चेंट मतलब व्यापारी, एक अमीर व्यापारी। वॉज अ हार्ट पेशेंट, हार्ट पेशेंट का मतलब होता है दिल का रोगी, या कह सकते हैं हृदय का रोगी, दिल का मरीज। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आ रिच मर्चेंट वॉज अ हार्ट पेशेंट मतलब एक अमीर व्यापारी हृदय रोगी था, या कह सकते हैं एक अमीर व्यापारी दिल का मरीज था। द डॉक्टर हैड इंस्ट्रक्टेड everyone that the merchant should not be alarmed at any cost। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है द डॉक्टर हैड इंस्ट्रक्टेड, ये हमारा पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कहलाता है। और इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देशित करना या किसी को कोई आदेश देना, उसे इंस्ट्रक्ट कहा जाता है, और ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? द डॉक्टर हैड इंस्ट्रक्टेड एवरीवन मतलब कि डॉक्टर ने सबको, एवरी मतलब सबको इंस्ट्रक्ट किया हुआ था, कह सकते हैं सबको आदेश दिए हुए थे, निर्देश दिए हुए थे, दैट की द मर्चेंट मतलब कि जो व्यापारी है शुड नॉट बी अलार्म्ड। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है आप इसे नोट कर सकते हैं, ये हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया। और शुड का प्रयोग किया जाता है जब कोई किसी भी प्रकार की सलाह या फिर सुझाव दिया जाता है तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है, और ये हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य है। और अलार्म का मतलब होता है कोई भी तरह की चिंता व्यक्त करना, कोई परेशानी वगैरह वाली बात करना, उसे अलार्म कहा जाता है। तो क्या क्या कहा था डॉक्टर ने कि सबको कह रखा था, इंस्ट्रक्ट किया था दैट कि द मर्चेंट शुड नॉट बी अलार्म्ड, कि जो मर्चेंट है व्यापारी है उसे अलार्म नहीं किया जाना चाहिए, मतलब उसे चिंतित या फिर कोई भी उसे ऐसी खबर नहीं दी जानी चाहिए जिससे वो चिंतित हो एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द डॉक्टर हैड इंस्ट्रक्टेड एवरीवन मतलब कि डॉक्टर ने सभी को आदेश दे रखा था, कह सकते हैं सबको निर्देशित किया हुआ था, दैट की द मर्चेंट शुड नॉट बी अलार्म्ड एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मतलब ये जो मर्चेंट है व्यापारी है उसको मतलब कोई भी चिंता या चिंतित करने वाली बात उसके साथ नहीं की जानी चाहिए, मतलब जिससे वो चिंतित हो, परेशान हो, किसी भी कीमत पर इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। चलिए आगे देखिए। वंस द मर्चेंट वॉज इन अनदर सिटी। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था सिंपल पास्ट का मतलब होता है जहाँ पर वॉज या वर का हम प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बना देते हैं, और वहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, द मर्चेंट वॉज इन अनदर सिटी मतलब एक बार जो व्यापारी था वो किसी दूसरे शहर में था। हिज
सर्वेंट रीच्ड देयर एंड सेड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, REACH, रीच का मतलब पहुँचना, और सेकंड फॉर्म है रीच्ड, और हिज का मतलब उसका, उसका, उसकी, उसके, उसे हिज कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? हिज सर्वेंट रीच्ड देयर, मतलब उसका नौकर वहाँ पहुँचा, एंड सैड, और कहा, सर मतलब कि श्रीमान, आई हैव कम हेयर टू टेल यू दैट योर डॉग इज डेड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आई हैव कम हेयर, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में मतलब कि प्रेजेंट में ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर क्रिया पूरी होनी पाई जाती है। जहाँ पर कोई भी ऐसा वाक्य हो जहाँ पर आपको ये पता चले कि क्रिया पूरी हो चुकी है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस कहलाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हैज़ या हैव। यदि आपका सब्जेक्ट आई या फिर प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज हैज़ का, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो और ये कम की जो थर्ड फॉर्म है वो कम होती है, कम केम कम, तो जो थर्ड फॉर्म है वो भी कम है। तो क्या मतलब हुआ? सर श्रीमान, आई हैव कम, मैं आया हूँ, हेयर यहाँ, टू टेल यू। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरी वर्ब को भी जोड़ा गया है। तो और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पहली वर्ब के बाद दूसरी वर्ब को जोड़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको टू का प्रयोग करना होता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और या ये जो है TELL टेल, इसका मतलब होता है बोलना या फिर बताना, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? सर आई हैव कम हेयर टू टेल, सर मतलब कि श्रीमान मैं यहाँ पर आया हूँ, टू टेल यू, आपको बताने के लिए, दैट कि योर डॉग इज डेड, कि जो आपका जो कुत्ता है वो मर गया है, मर चुका है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? कि जो उसका नौकर था वो वहाँ पर पहुँचा और उसने क्या कहा कि श्रीमान, आई हैव कम हेयर टू टेल यू दैट योर डॉग इज़ डेड, कि श्रीमान मैं यहाँ पर आपको ये बताने आया हूँ कि जो आपका कुत्ता है वो मर चुका है। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं कि ये जो मर्चेंट है, अमीर व्यापारी है वो है, और साथ में उसका जो नौकर है सर्वेंट, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और जो सर्वेंट है उसको कुछ बता रहा है। चलिए आगे देखिए। हाउ डिड ही डाई, द मर्चेंट आस्क्ड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और डिड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो आपको हमेशा ही डिड का प्रयोग सबसे पहले करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि उस वाक्य के अंदर कोई इंट्रोगेटिव शब्द मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द का भी प्रयोग किया जाना है तो उसे आपको पहले मेंशन करना होगा, पहले लिखना होगा। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया है हाउ, हाउ मतलब कैसे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? और ये क्वेश्चन मार्क है, हाउ डिड ही डाई, और ये जो ही है उस डॉग के बारे में बात हो रही, कुत्ते के बारे में। हाउ डिड ही डाई मतलब वह कैसे मरा। द मर्चेंट आस्क्ड, व्यापारी ने पूछा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? हाउ डिड ही डाई द मर्चेंट आस्क्ड, मतलब व्यापारी ने पूछा वह कैसे मरा। चलिए आगे देखिए। ही एट अ लॉट ऑफ हॉर्स मीट, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब आप कोई भी अफर्मेटिव बनाएंगे वाक्य तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये ईट की सेकंड फॉर्म है, शायद आपको नहीं पता हो तो आप इसे नोट कर लीजिए, ATE, एट, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट मतलब खाना और एट मतलब खाया। तो क्या मतलब हुआ? ही एट अ लॉट ऑफ हॉर्स मीट, मतलब उसने बहुत सारा घोड़े का मांस खा लिया। चलिए आगे देखिए। वॉट डू यू मीन, और दोस्तों इस वाक्य के अंदर ये भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यदि वो इंट्रोगेटिव का वाक्य हो, और यदि वहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करना है तो उसको आपको पहले लिखना है। तो वॉट मतलब क्या, और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, और मीन का मतलब होता है मतलब। तो क्या मतलब हुआ? वॉट डू यू मीन मतलब आपका क्या मतलब है, या कह सकते हैं आपका क्या अर्थ है, आपका क्या मतलब है, उसने पूछा।
इज माई हॉर्स डेड, क्या मतलब हुआ इज माई हॉर्स डेड। और दोस्तों ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर हम बिना वर्ब का प्रयोग किए कोई भी वाक्य बनाए, सिर्फ इज एम आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। और यदि आप उसमें इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को आगे मेंशन करना होता है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है हॉर्स, इसके साथ इज का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ इज माई हॉर्स डेड, क्या मतलब, क्या इज माई हॉर्स डेड मतलब क्या मेरा घोड़ा मर गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वॉट डू यू मीन, मतलब आपका क्या मतलब है। इज माई हॉर्स डेड, क्या मतलब कि इज माई हॉर्स डेड, क्या मेरा जो घोड़ा है वो मर गया है। चलिए आगे देखिए। सर मतलब कि श्रीमान, ऑल द हॉर्सेस इन योर स्टेबल आर डेड ड्यू टू स्टारवेशन, क्या मतलब हुआ श्रीमान ऑल द हॉर्सेस मतलब ऑल द हॉर्सेस मतलब सभी घोड़े इन योर स्टेबल। और दोस्तों स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है उसे स्टेबल कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है अस्तबल। तो क्या मतलब हुआ श्रीमान ऑल द हॉर्सेस इन योर स्टेबल आर डेड, मतलब कि आपके स्टेबल आपके अस्तबल में सारे जो घोड़े हैं वो मर चुके हैं, आर डेड ड्यू टू स्टारवेशन। ड्यू टू का मतलब होता है वजह से, ड्यू टू स्टारवेशन। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, शायद ये आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, इसकी स्पेलिंग है STARVATION, स्टारवेशन मतलब भूखमरी। तो क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का कि ऑल द हॉर्सेस इन योर स्टेबल आर डेड ड्यू टू स्टारवेशन, मतलब कि आपके अस्तबल में सारे घोड़े मर चुके हैं ड्यू टू स्टारवेशन मतलब भूख की वजह से। चलिए आगे देखिए। डिडंट द सर्वेंट्स गिव देम फूड, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है और यह क्वेश्चन मार्क है। और यह डिड नॉट द सर्वेंट्स गिव देम फूड मतलब क्या नौकरों ने उनको खाना नहीं दिया। चलिए आगे देखिए। हाउ कुड दे मतलब हाउ कुड दे मतलब वह कैसे दे सकते थे। व्हेन जब दे वर स्टार्विंग देमसेल्व्स, दे वर स्टार्विंग देम मतलब जब वह खुद भूखे मर रहे थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ हाउ कुड दे व्हेन मतलब वह कैसे कर सकते थे, व्हेन जब दे वर स्टार्विंग देमसेल्व्स मतलब जब वह खुद भूखे मर रहे थे। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे मरना। चलिए आगे देखिए। वाई क्यों, डिडंट माई वाइफ गिव दैम देयर वेजेस। और वेजेस का मतलब होता है तनख्वाह। तो क्या मतलब हुआ डिड नॉट माई वाइफ गिव दैम देयर वेजेस मतलब क्या मेरी पत्नी ने उनको उनकी वेजेस मतलब उनकी मजदूरी नहीं दी या कैसे उनकी तनख्वाह नहीं दी। द मर्चेंट आस्ट वरीडली। और दोस्तों वरीडली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है चिंतित होकर। तो क्या मतलब हुआ द मर्चेंट आस्ट वरीडली मतलब व्यापारी ने चिंतित होते हुए पूछा, चिंता करते हुए पूछा। चलिए आगे देखिए। हाउ कुड शी हैव सर्वाइव्ड विदाउट फूड, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है इसके अंदर कुड और हैव का प्रयोग किया गया। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जिसकी टेल पर सकता था, सकती थी या फिर सकते थे आए, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पास्ट के अंदर किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए जहाँ पर आप वाक्य बनाते हैं जिसमें सकता था, सकती थी, सकते थे आए, तो वहाँ पर कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ हाउ कुड शी हैव सर्वाइव्ड विदाउट फूड मतलब वह बिना खाने के, बिना भोजन के कैसे सर्वाइव कर सकती थी मतलब कैसे वो जीवित रह सकती थी। द सर्वेंट रिप्लाइड नौकर ने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। यू मीन दैट माई वाइफ इज डेड टू, क्या मतलब हुआ यू मीन मतलब क्या आपका ये मतलब है दैट कि माई वाइफ इज डेड टू क्या कि मेरी पत्नी भी मर चुकी है। सर श्रीमान, लास्ट नाइट मतलब कि पिछली रात द हाउस कॉट फायर। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ सर श्रीमान लास्ट नाइट द हाउस कॉट फायर मतलब पिछली रात जो घर था उसने आग पकड़ ली। एंड और एवरी वन वॉज बर्न टू डेथ, बर्न टू डेथ का मतलब होता है जलकर मृत्यु होना। तो क्या मतलब हुआ एवरी वन वॉज बर्न टू डेथ मतलब सभी की जलकर मौत हो गई। चलिए आगे देखिए। 10 इस प्रकार द सर्वेंट टोल्ड द ट्रूथ इन सच अ वे दैट हिज मास्टर डिड नॉट गेट अ शॉक, क्या मतलब हुआ 10 मतलब इस प्रकार द सर्वेंट टोल्ड द ट्रूथ मतलब जो सर्वेंट था उसने सच बोला, टोल्ड द ट्रूथ इन सच ए वे इस तरीके से दैट कि हिज मास्टर डिड नॉट गेट ए शॉक कि जो उसका मालिक था उसको डिड नॉट गेट ए शॉक उसे शॉक नहीं लगा या फिर कह सकते हैं उसको सदमा या कह सकते हैं उसको झटका नहीं लगा।
तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने देखा इस कहानी के अंदर जो ये जो व्यक्ति था, जो मर्चेंट था, जो कि एक हार्ट पेशेंट था, और इस वजह से जो डॉक्टर थे उन्होंने सबको ये बताया हुआ था कि उन्हें किसी भी तरह से कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए किसी को भी जो जिसकी वजह से वो चिंतित हो। लेकिन जब एक नौकर उनके पास गया और वो सच बताना चाहता था, उसने घुमा घुमा के इस तरीके से उनको बताया कि सारी बातें उसने बता भी दी, लेकिन उसके बाद भी ये जो व्यापारी थे इनको किसी तरह का शौक नहीं लगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी आज की कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और यदि आज आपने कोई नया वर्ड या फिर कोई भी नए तरह का ग्रामर का स्ट्रक्चर सीखा हो तो कृपया करके कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।